साहब, आपसे कोई मिलने आया है, चपरासी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। कौन है? आनंद ने हाथ बढ़ाया। कार्ड नहीं दिया। कोई महिला है? कोई गाड़ी के विषय में या केवल आपसे मिलना चाहती है? अच्छा, भीतर भेज दो। चपरासी के बाहर जाते ही बेला भीतर आ गई। बेला, तुम? आनंद अवाक सा उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार वो उसके ऑफिस में आई थी, और वो भी अकेली। क्या बैठ सकती हूँ? बेला ने कुर्सी खींचते हुए पूछा। क्यों नहीं, क्या अकेली आई हो? जी, घर में अकेले बैठे मन नहीं लगा तो सोचा आप ही से मिल आऊं। तब मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। भला क्यों? इतने बड़े संसार में मन बहलाने को मुझ पर जो दृष्टि पड़ी। दोनों एक साथ हंसने लगे। दोनों की आंखों में एक विचित्र झलक थी, जिसके प्रतिबिंब में वो दृश्य छिपा था जब एक रात उन्होंने निकट से एक दूसरे के हृदय की धड़कन सुनी थी। एक आकर्षण था जो दोनों को एक दूसरे के समीप ला रहा था। बातों ही बातों में बेला ने शोरूम देखने की इच्छा प्रकट की। आनंद कुर्सी छोड़ते हुए बोला, सेल्समैन होने के नाते हर गाड़ी की विशेषता पर भाषण तो देना ही होगा, लेकिन मेरा परिश्रम व्यर्थ जाएगा। वो क्यों? गाड़ी तो लेनी नहीं तुम्हें? यदि ले लूं तो? कुछ पल तक मौन रहने के बाद बेला ने कहा, कब? अपने विवाह के पश्चात। ओह! आनंद होठ सिकोड़ते हुए बोला, तो क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे ससुराल वाले धनी होंगे? इसमें संदेह ही क्या है? माता पिता ब्याह देखभाल कर ही तो करेंगे। यूं ही किसी राह चलते के साथ पल्लू थोड़ा ही बांध देंगे। अब तो समय बदल गया है। बेला, समय तो चाहे बदल जाए, किंतु भाग्य नहीं बदल सकता। तो आप भी इन बातों में विश्वास करते हैं? करना ही पड़ता है। अच्छा छोड़ो भी, क्या विषय छेड़ दिया। आओ तुम्हें गाड़ियां दिखाऊं। आनंद बेला को बारी बारी शोरूम की सब गाड़ियां दिखाने लगा। बेला किसी गाड़ी का हॉर्न बजाकर, किसी के स्टीयरिंग पर बैठकर, किसी की सीट पर उछलती मुस्कुराती अपने मन का उल्लास प्रकट कर रही थी। मर्सिडीज की एक गाड़ी में बैठकर बेला ने आनंद का हाथ खींचते हुए कहा, मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो खरीद लो। आनंद ने खिड़की के निकट मुंह ले जाते हुए कहा, यदि लेने वाले के पास इस समय पैसे ना हो तो अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु गिरवी रख दें, परंतु उसका मूल्य पाने वाला जौहरी कहाँ मिलेगा? हम भी तो सुने, वो रत्न है कौन सा? मेरा हृदय। बेला की यह बात सुनकर आनंद खिलखिलाकर हंसने लगा। थोड़े समय के लिए वो भूल गया कि वो वहाँ का मैनेजर है। फिर उसने धीमे स्वर में बेला से कहा, जो अपना हृदय एक गाड़ी के लिए गिरवी रखने को तैयार हो जाता हो, उसकी निजी वास्तविकता क्या है? बेला ने उत्सुकतापूर्वक ऊपर देखा। एक छकड़ा जो समय की गति में चलते चलते बेकार हो चुका है। बेला ये उत्तर पाकर जल भुन गई। वो व्यंग उसके मन को छलनी कर गया, पर क्रोध को वो पी गई। आनंद उसके मुख पर उद्विग्नता के चिन्ह देखकर मुस्कुरा पड़ा और उसे खींचते हुए अपने केबिन में ले गया। थोड़े समय पश्चात दोनों ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे। बेला की दृष्टि में अब वो पहले की चंचलता और नटखटता नहीं थी। अब वो गंभीर मुद्रा में थी। अपने सौंदर्य और हाव भाव से वो चाहे उसके शरीर में एक फुरहरी सी भर देती, किंतु बातों में उसे पराजित ना कर पाई। जब इन्हीं बातों में बेला ने कार चलाना सीखने की अभिलाषा प्रकट की, तो आनंद ने खंडाला से लौटकर सिखाने का वादा किया। खंडाला? वहाँ क्या है? माता पिता नगर के जीवन से दूर पर्वतों की घाटी में। क्या करते हैं उस उजाड़ में वे? खंडाला के छोटे से स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं। सुना है सैर सपाटे के लिए बहुत सुंदर स्टेशन है। बहुत सुंदर है बेला। कहने को तो बंबई और खंडाला में केवल 80 मील का अंतर है, परंतु वहां जाकर ऐसा अनुभव होता है मानो कोई बंबई से सैकड़ों मील दूर आ गया हो। काश मैं भी यह देख सकती। इतना निराशा क्यों? वचन दिया, तुम्हें भी एक बार ले चलूंगा। कब? कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहते हैं प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। बेला आनंद के इस संकेत को ना समझ पाई। उसने कुछ और ही समझा, किंतु आनंद का मन दूर कहीं खंडाला की घाटियों में विचर रहा था, जहां वो और संध्या प्रेम की आंख मिचौली खेल रहे होंगे और बेला थकी उदास सी मुंह लटकाए उसकी टोह में पीछे पीछे आ रही होगी। साली जो ठहरी,
साली का विचार आते ही वो मुस्कुराने लगा। फिर एकाएक चौंक उठा। उसके विचारों की लड़ी टूट गई। बेला उसे पिन चुभ रही थी। जब बेला जाने लगी तो आनंद ने खंडाला के विषय में संध्या को कहने की मनाही कर दी। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगी। प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। क्या? इसे रहस्य ही रहने दो। जाना कब है आपको? कल शाम को पूना एक्सप्रेस से। और आप लौटोगे कब? सोमवार को। बेला के घर पहुंचने पर संध्या ने लेट होने का कारण पूछा तो उसने किसी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर टाल दिया। उसके मन की छिपी गुदगुदी और उसकी आंखें स्पष्ट कर रही थी कि वो झूठ बोल रही है। संध्या ने उससे अधिक प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा। बेला सीधा अपने कमरे में चली गई। उसे विश्वास था कि आनंद इस भेंट के विषय में संध्या से कुछ नहीं बोलेगा, वरना वो उससे खंडाला जाने वाली बात दीदी को बताने से कभी मना नहीं करता। शाम की अंतिम डाक में एक पत्र बेला का भी था, जिसे पढ़ते ही प्रसन्नता से वो उछल पड़ी। उसकी सहेली क्रांति का ब्याह था और उसे पूना जाना होगा 2 दिन पश्चात। पर खंडाला, वो भी तो पूना के रास्ते में ही है। पूना एक्सप्रेस, क्या ही अच्छा हो कि वो भी कल शाम की गाड़ी पकड़ ले। आनंद का संग रहेगा। वो भागी भागी पापा के पास गई और उनके गले में बाहें डालकर प्यार जताने लगी। राय साहब बेटी का आशय समझ गए। अवश्य किसी बात की अनुमति चाहिए। सिनेमा? ऊहूं। कोई साड़ी लेनी है? ऊहूं। तो फिर क्या? पापा, मुझे पूना जाना है और कल शाम को। ये कहते ही क्रांति का पत्र उसने उनके सम्मुख रख दिया। गुलाबी रंग के लिफाफे से उन्होंने कार्ड निकाला और पढ़ने लगे। ये क्रांति के पिता का निमंत्रण पत्र था, जिसमें सभी को आने की प्रार्थना की गई थी। उनका जाना तो संभव न था, किंतु बेला का जाना उन्हें अनुचित न जान पड़ा। वो बेला से बोले, ब्याह तो सोमवार का है, इतवार को सुबह चली जाना। नहीं पापा, कल शाम की गाड़ी ठीक रहेगी। 1-2 दिन पहले ही तो जाना चाहिए। परंतु शाम में जाना उचित नहीं। गाड़ी पूना रात गए पहुंचती है। तो क्या हुआ? रात को अकेले वहां जाना ठीक नहीं। सुबह की गाड़ी से चली जाओ, दोपहर तक पहुंच जाओगी। बेला ने लाख बहाने बनाए, कभी तैयारी का, कभी बाजार से कुछ लाने का इत्यादि, पर पापा के सामने एक न चली और विवश होकर उसे सुबह की गाड़ी से ही जाना स्वीकार करना पड़ा। उसका मस्तिष्क इसी उलझन में था कि आनंद के साथ जाने का कोई साधन बन जाए। रात को जब बेला अपने कमरे में बैठी जाने के लिए कपड़े संभाल रही थी तो धीरे से संध्या भीतर आई और एक पत्रिका लेकर अपने पलंग पर जा बैठी। कुछ पल की शांति के बाद बेला ने पुकारा, दीदी। हाँ, मुझसे रूठी हो क्या? नहीं तो फिर इतनी चुप क्यों हो? उदास हो रही हूँ, संध्या बनते हुए बोली। आनंद बाबू नहीं आए इसीलिए? पगली, तुम्हारे मुंह में हर समय उन्हीं का नाम रहता है। मेरी उदासी का कारण वो नहीं, तुम हो। मैं? क्यों? जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के। अपना अपना भाग्य दीदी। मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि ये चुप्पी, ये बड़प्पन, ये लजीली दृष्टि, क्या रखा है इन सब में? अपने जीवन को बचाने के लिए स्वयं साहस करना चाहिए। नहीं तो क्या? अब तक तो तुम्हारा ब्याह हो चुका होता। तो ब्याह ही जीवन में एक ऐसी वस्तु है जो किसी को प्रसन्न रख सकती है। क्यों नहीं? ब्याह का दूसरा नाम है स्वतंत्रता अथवा पुरुषों की दासता। ये केवल तुम जैसी संकोचशील देवियों के लिए, हम स्वतंत्र तितलियों के लिए नहीं। बेला, क्या हॉस्टल में भी तुम ऐसे ही नटखट थी? यह तो कुछ भी नहीं दीदी, वहाँ तो हॉस्टल की हीरोइन थी। तभी जाने क्यों तुमसे भय लगता है। भय क्यों? ब्याह में जा रही हो, वहाँ भी यही चंचलता रही तो कोई तुम पर मर न मिटे। परंतु उसके मर मिटने से पहले ही मैं उसे सूचित कर दूंगी। क्या? अभी मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। मेरी बड़ी बहन अभी अविवाहित है। बेला की इस बात पर वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुम्हारे इन्हीं हाव भाव से मुझे बहुत डर लगता है और मैं भी तो तुमसे डरती हूँ। क्यों? कहीं जीवन पथ पर ऐसे ही बैठी बैठी सोचती रही तो मैं कहीं आगे ना निकल जाऊं। घबराओ नहीं, दौड़ने वाले प्राय गिरा करते हैं और मंद चाल वाले वो तो आगे निकल जाते हैं। तुम ठीक कहती हो दीदी, मैं चाहे दौड़ूं चाहे कूदूं, प्रथम ब्याह तुम्हारा ही होगा। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा।
संध्या विस्मित थी कि बेला पर यह ब्याह का भूत क्यों सवार है। कहीं इसीलिए तो नहीं कि उसकी सखी का भी ब्याह है। दूसरे दिन सुबह सुबह विवश होकर बेला को पूना मेल पकड़नी पड़ी। मालकिन और संध्या उसे छोड़ने स्टेशन पर गई। निशा भी संध्या के साथ थी। जब गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, मम्मी और दीदी ने रुमाल हिलाकर बेला को विदा किया, मगर उसकी आंखों में आनंद का चित्र घूम रहा था, जो आज ही शाम को इसी प्लेटफॉर्म पर किसी को चलती हुई गाड़ी में से देखने को व्याकुल होगा। परंतु वह बेचारा ये ना जान पाएगा कि उसकी आंखें जिसकी खोज में है वो उससे पहले ही यात्रा आरंभ कर चुकी है। जैसे जैसे गाड़ी की गति तीव्र होती गई, वैसे वैसे बेला का मस्तिष्क असमंजस भी बढ़ता गया। उसे मस्तिष्क में यह विचार रह रहकर आता कि क्या ही अच्छा होता यदि वे दोनों एक साथ ही यात्रा करते। आनंद ने उसके जीवन स्रोत में एक हलचल उत्पन्न कर दी थी। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, बेला को एक युक्ति सूझी। उसने कुली को पुकारा और सारा सामान गाड़ी से नीचे उतार लिया। गाड़ी चली गई और उसे अपनी भावना डूबती हुई दिखने लगी। यदि मन किसी से मिलने को व्याकुल हो तो ये व्यवस्था कैसी। यह विचार आने पर उसने कुली को सामान उठाने का संकेत किया और वेटिंग रूम की ओर बढ़ी। देखिए, पूना एक्सप्रेस कब मिलेगी? उसने प्लेटफॉर्म पर घूमते एक टीटी से पूछा। शाम को 5 बजे, टीटी ने आश्चर्य से उस आधुनिक तितली को उत्तर दिया जो अभी अभी पूना जाने वाली गाड़ी से उतरी थी। प्रतीक्षा में भी आनंद है। आनंद के मुंह से निकला हुआ ये वाक्य ही बेला को प्रतीक्षा की घड़ियां बिताने में सहायता दे रही थी। रह रहकर उसकी दृष्टि प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी की सुइयों को देख रही थी, जो कदाचित आज उसकी व्याकुलता को समझ मंद गति से चल रही थी। ना जाने कितनी बार उसने स्टेशन वालों से पूना एक्सप्रेस का समय पूछा, परंतु इतने बड़े स्टेशन पर उसे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसे 5 से कम कह दे। एक प्रश्न पर तो वो स्वयं लज्जित हुई। ना जाने किस विचार में खोई एक बूढ़े सिग्नल मैन से वो पूछ बैठी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी 5 बजे से पहले आ गई हो? बूढ़े ने नाक सिकोड़ते हुए उत्तर दिया, देवी जी, ये सरकार की गाड़ी है, किसी मनचले युवक का छकड़ा नहीं जो झट आपकी सेवा में उपस्थित हो जाए। छकड़ा? उसने बूढ़े की बात का बुरा ना माना। प्रश्न तो उसका अपना ही बेढंगा था और फिर इस प्रश्न ने उसे स्मृति दिला दी। आनंद ने भी तो उसके हृदय का मूल्य एक छकड़ा रखा था। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आनंद अपना मन थामे उसके पाँव में हो और उसका मूल्य पूछे, मर्सिडीज अथवा छकड़ा? घड़ी ने 3 बजाए और बेला ने संतोष की एक लंबी सांस खींची। उसकी प्रतीक्षा के केवल 2 घंटे ही शेष थे। अब उसे भूख सता रही थी। वेटिंग रूम से निकल वो टी स्टॉल पर गई और चाय पीने लगी। इसके पश्चात पत्रिकाएं देखी और फिर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमी। समय तो आखिर बिताना ही था। 5 बज गए और बेला का हृदय उल्लास से उछलने लगा। वो सामान कुली के पास छोड़ पूछताछ खिड़की की ओर बढ़ी। उसकी आशाएं एक ही उत्तर पर बुलबुल के समान मिट गई। गाड़ी 2 घंटे लेट थी। बम्बई और कल्याण के बीच एकाएक अधिक वर्षा हो जाने से पटरियों में पानी भर गया था, अतः गाड़ी को अपनी गति बहुत कम करनी पड़ी। इस बारिश को भी आज ही आना था। बेला झुंझला उठी और क्रोध भरी दृष्टि से आकाश पर बिखरे हुए बादल के उन टुकड़ों को देखने लगी जो एक दूसरे से गले मिल रहे थे। उनके मिलने में शांति नहीं बल्कि हलचल छिपी हुई थी। फैलते हुए अंधियारे में बिजली छिपी बैठी थी जो किसी भी समय कौंध सकती थी। यही दशा इस समय बेला की थी। हृदय में जलन, यहाँ भी एक बिजली छिपी हुई थी। सावन की उठती घटा की भांति उसकी अभिलाषाएं भी आज पूरे यौवन पर थी, किंतु कितना अंतर था दोनों की उमड़ती मादकता में। बादल तो बरसकर अपना बोझ हल्का कर लेंगे, पर यह बाढ़ कहाँ जाकर रुकेगी जिसमें जल कण के स्थान पर ज्वाला छिपी हुई है। पूना एक्सप्रेस जब कल्याण पहुंची तो पूरे 7 बजे थे। गाड़ी ठीक 2 घंटे लेट थी। कुली को सामान के निकट रहने का आदेश दे वो स्वयं गाड़ी के डब्बों को देखने लगी। उसके व्याकुल मुख पर मंद मुस्कान की रेखा खिंच गई। आनंद एक दूसरे दर्जे के डिब्बे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। बेला एक स्तंभ की ओट में हो गई और उसने कुली को सामान उस डिब्बे में रखने को कहा। जब कुली सामान रखकर वापस लौटा तो बेला ने उसकी हथेली पर 1 रुपया रखकर पूछा, कितने यात्री हैं डब्बे में? 1 बाबू, और वो भी अकेले। अच्छा, महिलाओं के डब्बे में सामान लगा दूं क्या? नहीं नहीं, रहने दो। बेला ने डिब्बे की खिड़की की ओर देखते हुए कहा, जो अब बंद हो चुकी थी, और वो धीरे धीरे
पग बढ़ाती डिब्बे की ओर बढ़ी।